हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnerhub.com। तो बच्चों, ये सेशन हमारे चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को। एंड वी आर गोइंग टू बी स्टडीइंग द वेरी फेटल इन्फेक्शियस डिजीज जिसका नाम है एड्स, जिसका अभी तक कोई क्योर नहीं है। ओके, सो सबसे पहले तो इस डिजीज का हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। सो एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब देखो, इसका जो नाम है इसमें ही हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है अबाउट एड्स। सबसे पहले तो एक्वायर्ड वर्ड हमें बताता है दैट डिजीज, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ये आपको बाय बर्थ नहीं मिलती, दैट मींस इट इज नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज, ये एक्वायर्ड है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ओके, सेकेंडली द नेक्स्ट टू वर्ड्स आर इम्यूनोडेफिशिएंसी। अब देखो, इम्यूनोडेफिशिएंसी का वर्ड का मतलब क्या हुआ, यहां पर आपका जो इम्यून सिस्टम है दैट इज गोइंग टू टर्न डेफिशिएंट, मतलब वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। गॉट इट? एंड लास्टली जो वर्ड आता है दैट इज सिंड्रोम। सिंड्रोम इज अ वर्ड व्हिच टेल्स देयर इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो कि इस डिजीज को कैरेक्टराइज करेंगे। सो जब भी बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ मिलकर एक डिजीज को कैरेक्टराइज करते हैं, वी कॉल इट अ सिंड्रोम। तो बेसिकली ये डिजीज क्यों इस नाम से बुलाई जाती है, आपको अब तक समझ में आ चुका होगा। गॉट इट? चलिए अब बात करते हैं इस डिजीज के सबसे पहले केस की रिपोर्ट होने की। सो ये डिजीज, इस डिजीज का जो सबसे पहला केस था, इट वाज रिपोर्टेड इन द यूएसए। सो जून 1981 की बात है, जून 1981 की यूएसए में इसका पहला केस रिपोर्ट हुआ था। ठीक है, एंड उसके बाद से इस डिजीज के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट किए जाने लगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो फर्स्ट केस 1981 जून में देखा गया इन यूएसए, और उसके बाद ये स्प्रेड किया अक्रॉस द वर्ल्ड एवर सिंस। एंड एक इंपॉर्टेंट डेटा अगर मैं आपको बता दूं, 25 इयर्स में, यानी कि विद इन जितना डेटा हमको अभी तक का पता है, तो 25 इयर्स के स्पैन में, ईयर्स के स्पैन में अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा इस डिजीज ने 25 मिलियन से ज्यादा लाइव्स ली हैं। ओके, सो ये डिजीज बहुत ज्यादा फेटल है। अगर मैं आपको, ये तो वर्ल्ड की बात होगी, इंडिया की भी बात बता देता हूं। इंडिया में इसका जो पहला केस था, सो लेट मी राइट डाउन, इन इंडिया इसका जो पहला केस था, इट वाज रिपोर्टेड इन अ वुमन फ्रॉम चेन्नई इन द ईयर 1986। तो पहला केस इसका चेन्नई की एक वुमन में आपको देखने को मिला था इन इंडिया 1986 में। ओके, सो ये बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, राइट? सो आई होप इतनी इंफॉर्मेशन क्लियर है। आगे बढ़े। ओके, अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर डिजीज के कॉजेटिव एजेंट की, बिकॉज ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, राइट? सो ये कॉज होती है बाय अ वायरस, एंड जो वायरस है उसे हम बुलाते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, शॉर्टली एब्रिविएट करें तो HIV। अब देखो, ये जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, इसकी क्या खासियत है? पहली चीज तो इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ वायरसेस जिन्हें हम बुलाते हैं रेट्रो वायरसेस। तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज अ रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरसेस के पास एक खासियत होती है बच्चों, अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें याद आ रही हो तो। मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी बताया था, हमने सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा था, आपको याद होगा, जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। उसमें हमने देखा था जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में कोडेड होती है, उसको प्रोटीन में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो पहले तो हमें उससे एक एमआरएनए बनाना होता है। दैट मींस डीएनए से आरएनए बनेगा, एमआरएनए, और उसके बाद जब वो ट्रांसलेट होगा तो प्रोटीन बनेगा। सो डीएनए से आरएनए बनने की जो फिनोमिना होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। बट अगर यही पाथ रिवर्स हो जाए, मतलब आरएनए से डीएनए बनने लगे, तो इसको हम बुलाएंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये शो करते हैं, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करने वाले जो वायरसेस हैं उन्हें हम बुलाते हैं रेट्रोवायरसेस। ठीक है, तो याद रखिएगा, रेट्रोवायरसेस की कुछ खासियत है जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज, इनके पास इनका जो जीनोम होता है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज गोइंग टू बी आरएनए। सो दे हैव आरएनए एज देयर जीनोम। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आरएनए से ये डीएनए बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और इसको करने में हेल्प कौन करेगा?
एग्जैक्टली इसको हेल्प करता है एन एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो इनके पास एक और एंजाइम होता है जो कि है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। दैट मीन्स ये आरएनए से डीएनए बनाने में हेल्प करेगा। कौन? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए इस पर्टिकुलर वायरस का हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो, यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन तो मैंने बता ही दी। एचआईवी का फुल फॉर्म बता दिया है, किस कैटेगरी को बिलोंग करता है और उसकी क्या खासियत है। चलिए देखते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, आपको यहां पर सबसे पहले तो ये ब्लू कलर की एक लिपिड की लेयर देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? अ लिपिड लेयर। अब ये जो लिपिड लेयर होती है ना, ये एक्चुअली वायरस की खुद की नहीं है। ये जिस भी ह्यूमन सेल या किसी भी होस्ट को जब भी इंफेक्ट करता है तो उसके ही सेल से इस लिपिड लेयर को डिराइव करता है, ठीक है। और इस लिपिड लेयर पे ना आपको कुछ ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन्स के स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से मेंशन कर लेते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं मेन पार्ट्स की। तो ये जो ब्लू कलर की आपको लेयर देखने को मिल रही है, दिस इज व्हाट? अ लिपिड लेयर। तो ये क्या है? एक लिपिड लेयर। अब ये आपको जो देखने को मिल रहे हैं, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। ओके, सो अगर आप देख रहे हो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, लिपिड लेयर और ग्लाइकोप्रोटीन्स, दे टुगेदर फॉर्म द एनवेलप ऑफ द वायरस। तो इसका मतलब यहां पर एचआईवी का जो एनवेलप है वो ये दो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, लिपिड लेयर एंड ग्लाइकोप्रोटीन। सो दे फॉर्म द एनवेलप ऑफ द वायरस। गॉट इट? चलो, अब आपको जैसा कि मैंने बताया ये एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस होते ही इसके पास क्या होना चाहिए? आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। तो आपको जो रेड कलर की स्ट्रैंड देखने को मिल रही है ना, दीज टू सेपरेट स्ट्रैंड्स आउट ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो यहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। तो यहां पर आपको दो आरएनए देखने को मिल रहे हैं। अब दो मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं आरएनए की दो कॉपीज प्रेजेंट है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एचआईवी जो है वो डिप्लॉयड है। ओके, मतलब उसके पास दो सेट ऑफ कॉपीज हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर आरएनए जेनेटिक मटेरियल। गॉट इट? अब आपको यहां पर इसी आरएनए के साथ एसोसिएटेड कुछ एंजाइम भी देखने को मिल रहे हैं, ऐसे ब्लू कलर के डॉट्स में दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे ब्लू डॉट्स। ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं, यस, द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। एंड अब आप ध्यान से देखो, जो आरएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इसको एनक्लोज करते हुए आपको यहां पर दो प्रोटीन की कोड देखने को मिल रहे हैं, यानी कि प्रोटीन कोड्स ऑफ द वायरसेस आर कॉल्ड कैप्सिड्स। तो बेसिकली यहां पर आपको दो प्रोटीन कोड्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर ये जो ग्रीन कलर की कोड है और येलो कलर की, तो दीज आर दी प्रोटीन कोड्स। इतनी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ एचआईवी वायरस और रेट्रोवायरस आपको पता होनी चाहिए। सो आई होप द स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी इज वेरी क्लियर। इस तरीके का आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और यही कॉज करता है एड्स को इन ह्यूमन बींग्स। गॉट इट? ठीक है। सो बात हो गई भाई, कॉजेटिव एजेंट भी हमारा यहां पर क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस डिजीज के मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। भाई ये डिजीज स्प्रेड कैसे करती है? ठीक है, सो यहां पर कुछ सेवरल मोड्स आपको दिखा रखे हैं जिसके थ्रू ये स्प्रेड कर सकती है। सबसे पहला जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इस डिजीज का, दैट इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अब एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर कोई इंडिविजुअल जो कि हेल्दी था, अब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करता है, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से वहां पर डिजीज का ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा फ्रॉम द अफेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ओके, बिकॉज आई विल टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, जो एड्स है इट स्प्रेड्स थ्रू
बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने की वजह से ही एड्स स्प्रेड करता है। ये किसी भी फिजिकल टच या फिर फिजिकल मियर टच या फिर कांटेक्ट की वजह से स्प्रेड नहीं करता है। इसीलिए इस बात को आप, ये मिसकंसेप्शन है कि ये छूने की वजह से फैलता है। इट इज नॉट लाइक दैट। बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने की वजह से एड्स स्प्रेड करेगा। सो इफ अ पर्सन हैज मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, तो उनके हाई चांसेस होते हैं ऑफ गेटिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग दिस डिजीज। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होने की वजह से विद द इन्फेक्टेड पर्सन एंड हेल्दी पर्सन कैन इवन गेट दिस डिजीज। ठीक है। सेकेंड बात अगर हम की जाए, सेकेंड जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। यस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के टाइम पे अगर ट्रांसफ्यूजन होता है कंटैमिनेटेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स का फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, तो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में अगर कंटैमिनेटेड ब्लड या फिर ब्लड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे सीरम वगैरह, अगर हम उनको ट्रांसफ्यूज कर देते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन, तो ऑब्वियस है यहाँ पर बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो मीट कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर डिजीज कॉन्ट्रैक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसे में अगर मैं आपको बताऊं, इस कंडीशन में ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे पेशेंट जिनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, दे आर मोर प्रोन टू सच डिसीजेस। उनको ज्यादा हायर रिस्क होता है ऑफ गेटिंग सच डिसीज। ठीक है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स। तो भाई इन्फेक्टेड नीडल्स यानी कि एक ऐसे पर्सन से, लेट्स सपोज हमने एक ऐसी नीडल से किसी पर्सन को इंजेक्ट किया है एनी डोजेज ऑफ एनी ड्रग और समथिंग और मेडिसिन, उसके बाद वही सेम नीडल से, और मान लो वो जो पर्सन जिसमें हमने इंजेक्ट किया था उसको, वो इन्फेक्टेड पर्सन था विद HIV, और सेम नीडल का इस्तेमाल करके अगर मैं वही डिजीज के लिए जो मेडिसिन है उसको मैं एडमिनिस्टर कर रहा हूं किसी और पर्सन में यूजिंग द सेम नीडल, तो एज सच क्या होगा? यस, द डिजीज कैन स्प्रेड बिकॉज वहां पर सेम इन्फेक्टेड नीडल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी जो कंडीशंस होती हैं उनमें जो हाई रिस्क वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जो कि इंट्रावेनस ड्रग्स का कंजम्पशन करते हैं। मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको डायरेक्टली वेन में इंजेक्ट करके लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे ड्रग अब्यूजर्स होते हैं जो कि ड्रग्स को इस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं एंड दे टेक इंट्रावेनस इंजेक्शंस ऑफ दोस ड्रग्स। तो ऐसे में किसी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर वही ड्रग्स को उस इंजेक्शन के थ्रू सेम यहाँ पर लगा लिया जाए टू अ हेल्दी पर्सन, तो वो डिजीज स्प्रेड हो सकती है। ओके, सो हाई रिस्क पेशेंट्स वो होते हैं जो कि इंट्रावेनस ड्रग का कंजम्पशन करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, दैट इज फ्रॉम मदर टू द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा। सो ये डिजीज का जो HIV वायरस है, रिमेंबर वन थिंग वेरी वेल, HIV जो है वो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है, इट इज ट्रांसप्लेसेंटल। सो अगर एक HIV इन्फेक्टेड मदर है और वो कंसीव कर रही है एक बेबी को, तो हो सकता है ये जो HIV है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से फीटस के ब्लड में भी एंटर कर जाए और फीटस को भी HIV पॉजिटिव कर दे। सो इट कैन ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम मदर टू द फीटस। तो इसका मतलब क्या हुआ? अ चाइल्ड बोर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर इज हाईली ससेप्टेबल टू कॉन्ट्रैक्ट सच डिसीज। ठीक है। सो ये तो बात हो गई अबाउट दी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, बट बी वेरी श्योर अबाउट वन थिंग, ये डिजीज फिजिकल कॉन्टैक्ट या मेयर टच की वजह से नहीं स्प्रेड करती है। सो रिमेंबर, ओके, इसीलिए इट इज इंपेरेटिव टू लेट सोसाइटी नो अबाउट दिस थिंग कि ऐसे लोगों को जो है वो आइसोलेट नहीं करना चाहिए फ्रॉम दी फैमिली एंड सोसाइटी। ओके, बात करते हैं अब कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की अबाउट एड्स। बात करते हैं इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की। देखो ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है बच्चों? इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड है, ये टाइम पीरियड है फ्रॉम द टाइम ऑफ द एंट्री ऑफ द पैथोजन इन द होस्ट बॉडी टिल द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम। मतलब आपकी बॉडी में वायरस ने कब एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद से ये जो समय स्टार्ट होता है तब तक जब तक एक पहला सिम्टम अपीयर ना हो, ये जो बीच का पीरियड है दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। तो जल्दी से पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? देखो, टाइम बिटवीन एंट्री ऑफ पैथोजन टिल अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम। सो पैथोजन की एंट्री से लेकर पहले सिम्टम के अपीयर होने तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। और ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये एड्स के केस में सबसे ज्यादा वेरिएबल है। ये फ्यू मंथ से लेकर बहुत सालों तक
ये लास्ट कर सकता है। तो देखो ये जो वेरिएबल पीरियड है, इसका मतलब अगर हम देखें यहाँ पर कितने साल तक, लगभग 5 से 10 साल लग सकते हैं इस डिजीज के पहले सिम्टम आने में। मतलब पैथोजन तो आज से 5 या 10 साल पहले आपकी बॉडी में एंटर कर चुका था, बट इसका पहला सिम्टम अपीयर करेगा कुछ महीनों के बाद या लगभग इवन मेनी ईयर्स के बाद, लगभग 5 से 10 साल के बीच में। तो यही तो एक बड़ा इशू है इस डिजीज के साथ कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि जब तक आपको पहला सिम्टम आ चुका होगा तब तक इस वायरस ने आपकी बॉडी पे कंट्रोल ले लिया होगा। ओके, तो यहां पर इंक्यूबेशन पीरियड इसका हाईली वेरिएबल है। अब इस डिजीज को डिटेक्ट कैसे किया जाए? अब देखो, इस डिजीज का अगर कहीं कोई सस्पेक्ट है, कोई लगता है कि ये जो पेशेंट है वो इस डिजीज से सफर कर सकता है या फिर करने के चांसेस हैं, तो उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं बाय यूजिंग अ टेस्ट, और उस डायग्नोस्टिक टेस्ट को हम बुलाते हैं ELISA। ओके, तो ELISA स्टैंड्स फॉर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या बुलाते हैं इसको हम? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब ये पहली चीज तो डायग्नोस्टिक टेस्ट को, इसका नाम आपको याद रखना है और इसका फुल फॉर्म याद रखना है। एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके ओके, एंड बात करें इसकी ट्रीटमेंट की थी, अभी तक इसका फुल क्योर वाला कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, बट आपको कुछ एंटीवायरल ड्रग्स यहां पर रेकमेंड किए जाते हैं फॉर ट्रीटिंग, बट ओनली एंड ओनली याद रखिएगा ये पार्शियली ही आपको इफेक्टिव नजर आएंगे। तो इनका पार्शियल इफेक्टिवनेस देखने को मिलती है, दे आर नॉट फुल्ली इफेक्टिव अगेंस्ट दिस डिजीज। सो ये डिजीज बहुत ज्यादा फेटल है, इट मोस्टली लीड्स टू द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, सो आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन आपके एड्स के बारे में जो मैंने बेसिक बतानी थी वो आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि एड्स का जो HIV वायरस है वो अपना मोड ऑफ एक्शन कैसे परफॉर्म करता है, यानी कि कैसे वो होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं विद द टॉपिक रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरसेस इन दी इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल। तो एक इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल में एक रेट्रोवायरस कैसे रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है, अपनी प्रोजेनी बढ़ाता है, वील ट्राई टू सी विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब आपको यहाँ पर एक रेट्रोवायरस दिखाया जा रहा है जो कि क्योंकि हम एड्स पढ़ रहे हैं तो इट इज गोइंग टू बी HIV इटसेल्फ। तो ये आपको HIV दिखाया जा रहा है जिसमें आपको इसकी एक लिपिड की लेयर देखने को मिल रही है, लिपिड की कोट है जिसपे लगे हुए कुछ आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स के ऐसे स्पाइक्स देखने को मिल रहे हैं जो रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं। अंदर कैप्सिड्स हैं, 2 प्रोटीन कोट्स प्रेजेंट है जिसके भी अंदर आपको RNA देखने को मिलता है जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम देखने को मिलते हैं जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं इन दी होस्ट सेल। ठीक है, सो ये एक रेट्रोवायरस टिपिकली आपको दिखाया जा रहा है। अब देखते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जब एक रेट्रोवायरस, एक HIV वायरस एंटर करता है तो वो सबसे पहले किसको अटैक करेगा। सो याद रखिएगा बच्चों, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है, जब भी HIV आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो वो आपकी बॉडी में अटैक करता है सबसे पहले ऑन मैक्रोफेजेस। सो जो मैक्रोफेजेस या मैक्रोफाजेस होते हैं हमारी बॉडी के, जो कि फॉर्म करते हैं दी सेल्यूलर बैरियर ऑफ दी इनेट इम्यूनिटी, उन पर ये सबसे पहले जाके अटैक करते हैं, बिकॉज एक्चुअली में यही फेगोसाइटोस कर सकते थे ना इन पर्टिकुलर वायरस को, बट ये सबसे पहले इन्हीं पर अटैक करते हैं। कैसे अटैक करते हैं, विल ट्राई टू सी। तो यहाँ पर जो होस्ट सेल आपको दिखाया जा रहा है इस ब्लू कलर के एनवायरनमेंट में, ये हम मैक्रोफाज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिमेंबर, ये है अ मैक्रोफाज। ठीक है, अब इस मैक्रोफाज पे कैसे इस वायरस का अटैचमेंट होगा। देखो, वायरस जाके अपने रिसेप्टर्स की मदद से अटैच करेगा टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन ऑफ दिस मैक्रोफाज। ठीक है, और क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर है और यहां पर इसके पास भी क्या थी, एक लिपिड की कोट प्रेजेंट थी। ठीक है, बट अटैचमेंट होगा कैसे, अट्रैक्शन कैसे होगा? अट्रैक्शन वुड बी कॉज्ड बाय दीज स्पाइक्स जो कि ग्लाइकोप्रोटीनेशियस है। सो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स के स्पाइक्स हैं ये एक्चुअली रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं ऑन दीज मैक्रोफाज सेल मेम्ब्रेन, जिसके बाद एक बार अटैचमेंट हो जाता है, सो नाउ द लिपिड मेम्ब्रेन्स ऑफ दी, आप कह सकते हो द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मैक्रोफाज, और जो लिपिड की कोट थी रेट्रोवायरस की वो आपस में फ्यूज करती हैं। ओके, और जो यहां पर प्रोटीन कोट प्रेजेंट है वो अंदर की तरफ विद इन द साइटोप्लाज्म ले लिया जाता है। सो यहां पर एंडोसाइटोसिस होती है किसकी, वायरस के प्रोटीन कोट की, और वायरस की प्रोटीन कोड के अंदर RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट था, याद है। तो देखो यहाँ पर एंडोसाइटोसिस मीन, एंडो मीन्स होता है विद इन, साइटोसिस मीन टू टेक इनसाइड, राइट, विद इन द साइटोप्लाज्म। यहां पर टेक इन किया जा रहा है द प्रोटीन कोड। गॉट दिस थिंग वेरी वेल। नाउ अब ये जो प्रोटीन कोड है जिसके पास अंदर RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट है वो एंटर कर चुका है। नाउ ये जो कोट है वो अनकोट होने लगेगा, यानी कि इस कोट के जो पार्टिकल्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो प्रोटीन की जो
चेन्स थी वो सेपरेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो यहाँ अनकोटिंग की वजह से आपके जो आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिखाए जा रहे हैं ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, और पिंक कलर के दो स्ट्रक्चर जो दिखाए जा रहे हैं दे आर दी आरएनए, जो कि जीनोमिक मटेरियल है इस पर्टिकुलर वायरस का। इस तरीके से ये एंटर कर गया, फाइन, ओके। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट है। अब क्या होने वाला है, अब ये जो वायरल आरएनए है ये इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के एंजाइम की मदद से अंडरगो करने वाला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होने वाला था, सोचो, देखो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता था, बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, आरएनए से डीएनए बनेगा, उल्टा होने वाला है ना, रिवर्स करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। तो ये जो वायरल आरएनए हमने लिया है फ्रॉम द वायरस, अब इस पर ऐड करेगा ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और इस वायरल आरएनए से ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंथेसाइज करेगा। क्या करेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंथेसाइज, फाइन। तो ये जो प्रोसेस आपने देखी जहां पर आरएनए से डीएनए बन रहा है थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जैसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बुलाते हैं, फाइन। अब नाउ ये जो प्रो वायरल डीएनए है, अभी भी ये पूरी तरह से फंक्शनल डीएनए नहीं बना है, ये जो वायरस का डीएनए बना है ना आफ्टर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये फुल्ली फंक्शनल नहीं है, इसीलिए इसके आगे वर्ड लगा देते हैं प्रो, ठीक है। अब ये जो प्रो वायरल डीएनए है, अब इसको जाके होस्ट सेल के डीएनए में इंटीग्रेट करना होगा, उसमें जाके इनकॉर्पोरेट होना होगा, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, एक एंजाइम जिसका नाम है इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से ये प्रो वायरल डीएनए एंटर करेगा, पहली चीज तो किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है होस्ट सेल का डीएनए, उसमें जाके ये प्रो वायरल डीएनए देखो इस तरीके से इंटीग्रेट कर जाएगा, इनकॉर्पोरेट कर जाएगा इस तरीके से। इतनी बात क्लियर होगी। तो देखो वायरल आरएनए ने डीएनए बनाया जो कि प्रो वायरल था, मींस इट वाज नॉट फुल्ली फंक्शनल, इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से जाके वो इनकॉर्पोरेट हो गया जो होस्ट डीएनए में। अब होने वाला है, बता देखो क्या होने वाला है, ये जो इंटीग्रेटेड डीएनए है, नाउ सिंस ये जो पूरा डीएनए था, डीएनए इस पर्टिकुलर सेल की यानी कि मैक्रोफाज की ही सेल्यूलर मशीनरी का इस्तेमाल करके अंडरगो करेगा ट्रांसक्रिप्शन। जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा इस डीएनए का, तो डीएनए में बीच में वायरल डीएनए भी था, वायरल डीएनए जो है वो भी यहां पर ट्रांसक्राइब होगा, और जब इस एमआरएनए का होगा ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन के बाद क्या बनेगा, सोचो, प्रोटीन बनेगा, राइट। तो यहां पर ट्रांसलेशन के बाद बनेगा क्या, प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन बना है ये फर्दर असेंबल कर जाएगा। अब आपको समझ में आएगा कि प्रोटीन तो सिंथेसाइज हो गए जो वायरल प्रोटीन बनाएगा, राइट। तो यहां पर वायरल आरएनए का ट्रांसलेशन जब होगा तो बनेगा वायरल प्रोटीन्स, ओके। और वायरल प्रोटीन जब असेंबल करेंगे तो अगेन वो इस तरीके से असेंबल करके एक कोट बना लेंगे जिसके अंदर वो आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बेयर कर रहे होंगे। नाउ ये जो प्रोटीन कोट है ये रेडी है, अब इट इज रेडी टू कम आउट। तो ये जो कोट था, प्रोटीन कोट, ये बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करेगा फ्रॉम दी सेल मेम्ब्रेन, तो ये बाहर की तरफ धक्का देगा, और जैसे ही ये बाहर की तरफ प्रोट्रूड करेगा ये बट की फॉर्म में बाहर आता है। अब आपको पता है ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये तो लिपिड की है, लिपिड बाइलेयर है, राइट। तो इसका मतलब जब ये प्रोटीन कोट बाहर की तरफ एक्सटेंड आउट करेगा तो ये लिपिड मेम्ब्रेन की चारों तरफ से एंक्लोज हो जाएगा, इट विल स्टार्ट टू पिंच आउट, और धीरे धीरे करके ये पूरी तरह से एंक्लोज्ड फॉर्म में बाहर आ जाता है, जिनमें ग्लाइकोप्रोटीन्स के ऐसे रिसेप्टर्स भी ऐड हो जाते हैं। सो इस तरीके से नए viruses डेवलप होते जाते हैं। So progeny of viruses keep on being created and this step is repeated over and over again. तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैक्रोफाज है वो keep on produce करता रहता है these new viruses को, and in a way it acts as a virus factory. ओके, तो ये HIV फैक्ट्री की तरह एक्ट करने लगता है, कौन, मैक्रोफाज। तो मैक्रोफाजेस किसकी तरह एक्ट करने वाला है, देखो इस बात को लिख लो, मैक्रोफाज, जो मैक्रोफाजेस होते हैं they will act as HIV factory because they keep on producing more and more HIV particles. इस तरीके के नए वायरसेस बनाता रहता है, ठीक है। अब ये जो HIV वायरसेस बन रहे हैं, अब ये जाके अटैक करते हैं आपकी बॉडी में हेल्पर टी सेल्स को, यानी कि जो टीम लिम्फोसाइट्स है ना,
जिनका एक फॉर्म हेल्पर टी सेल्स होते हैं, जो जाके बी लिम्फोसाइट्स को, यानी कि आपके जो बी लिम्फोसाइट्स हैं जो कि एंटीबॉडीज बनाते थे, उनको स्टिमुलेट करते थे टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर एंटीबॉडीज अगेंस्ट एनी एंटीजन। तो यहां पर ये जो न्यू वायरॉन्स हैं या न्यू वायरसेस हैं, दे विल अटैक हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स पे जाके ये अटैक करते हैं। अब ये आपको पता है हेल्पर टी सेल्स क्या करते थे, बेसिकली ये स्टिमुलेट करते थे बी लिम्फोसाइट्स को। ये क्या करते थे सोचो, आपको याद होना चाहिए, एक्चुअली में ये जो टी हेल्पर सेल्स है ये बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करके एंटीबॉडीज बनवाते थे। बट इस वायरस ने इस पर ही अटैक कर दिया, तो ना तो यहां पर बी सेल्स स्टिमुलेट होंगे और ना ही यहां पर एंटीबॉडीज बनेंगी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहां पर अटैक किसका हुआ है, वायरस का ऑन दी हेल्पर टी सेल्स। अब इस तरीके से हेल्पर टी सेल्स जो हैं उनके अंदर जैसे ये अटैक करेगा, उसके अंदर भी ये फर्दर इन्हीं स्टेप्स के थ्रू अपनी वायरल प्रोजेनी बनाता रहेगा। तो यानी कि अब सबसे पहले मैक्रोफेजेस पर अटैक किया, फिर हेल्पर टी सेल्स पर अटैक किया और अपनी प्रोजेनी बढ़ा रहा है। इन अ वे यू विल सी जो हेल्पर टी सेल्स का नंबर है इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग वो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस होने लगता है। अब ड्रास्टिकली अगर रिड्यूस होने लगेगा तो क्या होगा, एग्जैक्टली आपका इम्यून सिस्टम वीक पड़ने लगेगा, बिकॉज बी सेल्स को स्टिमुलेट करने वाले सेल्स तो गायब हो गए, एंटीबॉडी तो बन नहीं रही है, राइट, एंटीजन के अगेंस्ट। तो ऐसे में एक पर्सन में आपको बहुत ज्यादा इम्यूनो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, मतलब उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। इस बात को अच्छे से याद रखना है। तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो यहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत देखने को मिलते हैं। इसी समय पर जब ये इन्फेक्शन चल रहा होता है ना, तो बहुत सारे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं ना पर्सन जिसके अंदर ये एक्चुअली में हो रहा है। तो आइए कुछ सिम्टम्स देखते हैं। तो जिस टाइम पर ये इन्फेक्शन चलता है ना, सर्टेन सिम्टम्स आर बीइंग सीन। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? नंबर 1 अगर मैं आपको लिखवा दूं, नंबर 1 यू विल सी बाउट्स ऑफ फीवर्स, मतलब बहुत सारे फीवर्स का रेकरेंट होना। सो बाउट्स ऑफ फीवर्स देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। फिर साथ ही साथ यहां पर डायरिया भी आपको देखने को मिलता है। ओके, डायरिया में एक्सेसिव वाटर लॉस होने लगेगा, है ना, इंसान बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है। तो यहां पर वीकनेस की वजह से आपको वेट लॉस भी देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको बार बार देखने को मिलते हैं। एंड जो इम्यून सिस्टम है वो इतना ज्यादा वीक हो जाता है, इट बिकम सो वीक कि जो माइनर इन्फेक्शन जिनसे बहुत इजीली ओवरकम किया जा सकता है नॉर्मली, वो इन्फेक्शन से भी हमारी बॉडी कोप अप नहीं कर पाती है, उनसे भी लड़ नहीं पाती है। जैसे कि बहुत कॉमन जैसे इन्फेक्शन होते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे कॉमन इन्फेक्शन आपको माइकोबैक्टीरियम के देखने को मिलते हैं। तो यहां पर इतना वीक हो जाता है कि माइकोबैक्टीरियम वाले इन्फेक्शंस या फिर वायरसेस से होने वाले सिंपल जो प्लेन वायरसेस से होने वाले इन्फेक्शन जिनसे बॉडी लड़ लेती है, या फिर फंगल इन्फेक्शंस, या फिर इवन पैरासाइटिक जो इन्फेक्शंस होते हैं जिनमें कि टॉक्सोप्लाज्मा से होने वाला सबसे बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन। सो यहां पर ये पैरासाइट है, राइट। तो ये कॉमन कुछ इन्फेक्शंस आपको जो देखने को मिलते हैं जिनसे बॉडी बहुत इजीली लड़ सकती है नॉर्मल बॉडी कंडीशंस में, इनसे भी बॉडी लड़ नहीं पाती है। सो इनसे भी बॉडी जो है इट कैन नॉट फाइट। तो एज सच जो पर्सन है उनको कोई भी राहत नहीं मिलती है इन डिजीजेस से लड़ने में। तो इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा वीकन हो जाता है। इस तरीके से ये हमारी बॉडी में पूरी तरह से हमारी बॉडी को वीकन कर देती है। तो इंसान को जो बीमारी लगती है ना, उससे उभरने में उसको बहुत वक्त लगता है। कई बारी इंसान मर भी जाता है और उससे पहले तक वो डिजीज क्योर नहीं होती है। बिल्कुल सिंपल डिजीजेस भी इतनी सीवियर ये डिजीज हो जाती है। ओके, सो आई होप द रेप्लिकेशन ऑफ द रेट्रोवायरसेस इन द इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल और कैसे सिम्टम्स कैरेक्टराइज होते हैं इस इन्फेक्शन के दौरान वो आपको समझ आए होंगे। तो बच्चों, नाउ विल बी टेकिंग अप द प्रिवेंशन ऑफ एड्स। सी बच्चों, एड्स एक ऐसी फेटल बीमारी है जिसका कोई क्योर तो नहीं है,
बट द ओनली बेस्ट ऑप्शन जिससे हम इससे बच सकते हैं दैट इज प्रिवेंशन। सिंस बच्चों आपको पता होना चाहिए एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न की वजह से होती है, ये अपने आप से नहीं होती है। जैसे टाइफाइड निमोनिया हमको अपने आप हो जाता है, हमको पता ही नहीं लगता है, उसमें हमारा कोई कॉन्शियस रोल नहीं होता है। बट यहाँ पर एड्स के स्प्रेड होने में हमारा कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न है। हमें पता है कि इन पैटर्न्स को फॉलो करने पे या फिर इन चीजों को करने से देयर आर हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एड्स, तो उसको हमें रोकना चाहिए, उसको करना नहीं चाहिए, राइट। सो इट इज बेटर बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इग्नोरेंस की वजह से डिजीज स्प्रेड होती है। जैसे कई बारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे या फिर एक HIV इन्फेक्टेड मदर को कंसीव करने दिया जाता है बेबी को विदाउट प्रॉपर मॉनिटरिंग, तो ऐसे में ना डिजीज के स्प्रेड होने के चांस हो जाते हैं कि भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे ब्लड को मॉनिटर ही नहीं किया गया, या फिर एक ऐसी मदर को जो कि फीटस को कैरी कर रही थी उसको बताया ही नहीं गया कि आप HIV इन्फेक्टेड हो, जिसकी वजह से उससे उसके चाइल्ड में ये डिजीज स्प्रेड हो जाती है। तो इग्नोरेंस से बचना है, बिकॉज इग्नोरेंस की वजह से ही ऐसी डिजीजेस स्प्रेड करती हैं। इसीलिए इंडिया में आपको सेवरल NGOs और इनफैक्ट एक पर्टिकुलर, अगर मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताऊं जो कि स्प्रेड करती है अवेयरनेस अबाउट एड्स, इज नाको। सो नाको जो है इट स्टैंड फॉर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया की ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्प्रेड करती है अवेयरनेस एंड एजुकेट करती है बहुत सारे पीपल को अबाउट एड्स, ओके, कि कैसे ये डिजीज स्प्रेड करती है और कैसे इससे बचा जा सकता है। एंड सेवरल अदर NGOs भी इंडिया में वर्क कर रही हैं टुवर्ड्स दिस इनिशिएटिव। इनफैक्ट WHO भी अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों को अवेयर करता रहता है अबाउट दिस पर्टिकुलर डेडली डिजीज, ठीक है। ओके, बात करते हैं कुछ और प्रिवेंटिव मेजर्स की दैट वी कैन टेक एट अवर इंडिविजुअल लेवल। फर्स्टली, जितनी भी डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड नीडल्स हैं, आपको पता है जिनको की प्रॉपर क्लीनिंग, नॉर्मली क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया था, वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाज यूजिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, राइट। तो इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंजेस जिनका की इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं और उसको प्रॉपर क्लीन किए बिना, तो ऐसे में डिजीज के स्प्रेड होने के चांस बढ़ जाते हैं बिकॉज बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में आते हैं, राइट। तो ऐसे में यहाँ पर हमको यूज करना चाहिए किसका, डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड नीडल्स का, यानी कि यूज करने के बाद यू हैव टू थ्रो इट ऑफ, राइट। तो इससे ही डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अदर कुछ हम यहाँ पर देख सकते हैं मेथड्स, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर ये सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से भी डिजीज स्प्रेड करती थी, राइट, जो कि मेजर कॉज ही है। तो ऐसे में क्योंकि सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान बॉडी फ्लूइड्स की मीटिंग होती है, उसको अगर हम रोक दें तो यहाँ पर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स एंड एडवोकेटिंग सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस शुड बी डन। तो ये भी एक तरीका है जिसकी वजह से यहाँ पर डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अनदर वे इज कंट्रोलिंग द ड्रग अब्यूज एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स। तो देखो, ड्रग अब्यूज जो है उसको हमें काफी हद तक रोकने की कोशिश करनी चाहिए बिकॉज वी नो इंट्रावेनस ड्रग कंजम्पशन की वजह से ये डिजीज स्प्रेड करती है ना। और साथ ही साथ प्रमोट करना चाहिए रेगुलर चेकअप्स इन अ ससेप्टेबल पॉपुलेशन। तो जो हाईली ससेप्टेबल पॉपुलेशन है जिसमें ज्यादातर चांसेस लगते हैं कि एड्स स्प्रेड हो रहा है, उस पॉपुलेशन में रेगुलर चेकअप्स किए जाने चाहिए ताकि उस डिजीज को स्प्रेड होने से रोका जा सके। सो बच्चों, ये बेसिकली अगर ऑल टुगेदर मैं आपको बताऊं, एड्स एक ऐसी मैलेडी है, एक ऐसी दुविधा है जिसका कि सोसाइटी और मेडिकल फ्रेटर्निटी एक साथ मिलकर ही उससे लड़ सकते हैं, राइट। अगर हम ऐसे लोगों को जो कि एड्स से सफर कर रहे हैं उनको हम शन कर देते हैं, so it is not good basically. They need sympathy and they need not to be shunned by the society. तो ऐसे लोगों को हमें हेल्प करना चाहिए, उनको सिंपथाइज करना चाहिए और सोसाइटी और मेडिकल फ्रेटर्निटी की मदद से मिलके इस डिजीज को लड़ा जा सकता है और इसको बेसिकली इरेडिकेट भी किया जा सकता है बाय प्रॉपर अवेयरनेस ऑल्सो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ एड्स। आई होप एड्स का ये जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, एड्स को स्टडी करने के बाद अब हम बढ़ने जा रहे हैं टुवर्ड्स अनदर डेडली डिजीज जो कि एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है और जो कि कॉज है ऑफ डेथ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस वर्ल्ड, एंड दैट इज कैंसर। सो कैंसर है क्या बच्चों? बायोलॉजी में हम कैंसर को कैसे डिफाइन करेंगे? सो रिमेंबर दिस थिंग, बायोलॉजी के हिसाब से कैंसर होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ओके, अब देखो यहाँ पर अनकंट्रोल्ड डिवीजन, जब आपको कुछ बॉडी के अबनॉर्मल सेल्स की देखने को मिलती है तो वहां पर आपको कुछ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल देखने को मिलेगा। इमेजिन करो कुछ ऐसी कंडीशन जहां पर एक सेल है, सेल वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करता जा रहा है। तो भाई ऑब्वियसली जब नए सेल्स ऐड होते जा रहे हैं तो क्या होगा, वो सेल्स कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई करेंगे, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, और वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए वो ऊपर के सेल्स को ऊपर की तरफ और धकेलते जाते हैं, जिसकी वजह से एक क्लोन ऑफ सेल देखने को मिलता है जिसे हम बुलाते हैं दी ट्यूमर। तो यहां पर
कैंसर डेवलप्स एज ट्यूमर्स। पहले तो आपको क्या समझना है, इट इज द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सर्टेन सेल्स। अब ये जो सर्टेन सेल्स है दे आर अबनॉर्मल सेल्स, ठीक है। सो रिमेंबर वी कैन इवन राइट एज दे आर सर्टेन अबनॉर्मल सेल्स जो कि अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते हैं एंड दे फॉर्म अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। तो ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, जैसे हम इस तरह से क्लोन्स भी बुला सकते हैं बिकॉज दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, राइट। सो ये जो क्लोन्स ऑफ सेल्स आपको देखने को मिलेंगे इसे हम बुलाएंगे ट्यूमर, या फिर हम इसको एक और नाम से भी बुला सकते हैं, वी इवन कॉल इट नियोप्लाज्म। क्या बुलाते हैं, नियोप्लाज्म। सो ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, जो कि क्लोन ऑफ सेल भी कह सकते हो, लंप ऑफ सेल देखने को मिलता है, दे आर कॉल्ड द नियोप्लाज्म और द ट्यूमर, ठीक है। अब कैंसर सेल्स की खासियत है ये इन्वेड करते हैं और सराउंड करते हैं दी एडजेसेंट सेल्स एंड टिश्यूज, यानी कि ये जिस सेल में हुआ है उसके आसपास वाले जितने भी सराउंडिंग सेल्स हैं उनमें भी इन्वेड करके उनमें भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को ऑफ कैंसर सेल्स हम मेटास्टैसिस बुलाते हैं, जिनको हम स्टडी भी करेंगे अभी थोड़ी देर में, राइट। सो इस बात को याद रखिएगा, ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड मेटास्टैसिस, जिसमें वो स्प्रेड कर सकते हैं टू डिफरेंट सराउंडिंग टिश्यूज और उनको भी कैंसर बना सकते हैं। कैंसर सेल्स जो हैं वो एक्चुअली नॉर्मल सेल से डिफरेंट कैसे हैं, दो नॉर्मल सेल्स के बीच में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बुलाते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जो कि कैंसर सेल्स जो हैं वो लूज कर देते हैं इस एबिलिटी को। सो जो कैंसर सेल्स हैं वो लूज कर देते हैं एक एबिलिटी जिसे हम बुलाते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, नाम बता रहा है, कॉन्टैक्ट से होने वाला कुछ इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट होने की वजह से कोई चीज इनहिबिट हो रही है, क्या हो रही है देखो। सो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि दो सेल्स जब आपस में कांटेक्ट में होते हैं, ओके, कुछ ऐसे सेल्स, तो जब भी सेल्स आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में होंगे तो वो अपने नेबरिंग सेल्स की ग्रोथ को, अब नॉर्मल अनकंट्रोलेबल ग्रोथ को होने नहीं देते हैं, उसको इनहिबिट करके रखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी सेल्स की होती है, नॉर्मल सेल्स की, जिसे हम बुलाते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। बट कैंसर सेल्स में जो सेल्स हैं वो इस एबिलिटी को लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, yes, the neighboring cells keep on dividing uncontrollably, forming a mass of cell called tumors. और कुछ ट्यूमर्स जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं बॉडी में, फॉर्मिंग कैंसर्स, ठीक है। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अ फ्यू मोर थिंग्स अबाउट कैंसर। तो हमने ट्यूमर तो समझ लिया कि ट्यूमर क्या है, इट इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अब ये जो ट्यूमर्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। आइए इनके टाइप देखते हैं। ट्यूमर्स आपको बिनाइन टाइप का भी देखने को मिल सकता है, बिनाइन वर्ड का मतलब ही होता है जो कि ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, राइट, जो कि अच्छा सा हो, और मैलिग्नेंट मतलब होता है समथिंग विच इज मैलिशियस, जो कि नुकसान पहुंचाने वाला हो, राइट। तो दो टाइप के यहाँ पर आपको ट्यूमर्स मिलेंगे, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर जो हैं वो हमेशा कन्फाइंड रहेंगे टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, तो यानी कि दे रिमेन लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब वो अपने ओरिजिनल प्लेस ऑफ ओरिजिन में ही present रहेंगे, they will not move to other body parts, so they will localize, yeah, they will remain localized in the organ where they have developed, ठीक है, they do not spread। but बात करें malignant tumors की, तो malignant tumors जो हैं वो rapidly divide करते हैं, grow करते हैं और invade करते हैं अड़ोस पड़ोस वाले सेल्स को, इनफैक्ट वो डैमेज करते हैं पूरे के पूरे नेबरिंग टिश्यू को। तो यहां पर इस बात को याद रखिएगा, बिनाइन ट्यूमर जो हैं वो कहीं पर स्प्रेड नहीं करेंगे, जहां पर ओरिजिनेट हुए हैं वहीं पर ही टिके रहेंगे, दे डू नॉट मूव। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर्स रैपिडली ग्रो करके इन्वेड करते हैं और डैमेज करते हैं नेबरिंग टिश्यूज को, ओके। यहां पर जो मेलाइन ट्यूमर्स है, बिनाइन ट्यूमर्स, दे कॉज अ वेरी लिटिल डैमेज, और इनका जो रेट ऑफ ग्रोथ है ना, जो रेट ऑफ सेल डिवीजन है, दैट इज ऑल्सो स्लो। तो यहां पर एक बात और लिख लीजिए, यहां पर स्लो डिवीजन रेट देखने को मिलेगा। वाइल अगर मैं आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के बारे में बताऊं, पहली चीज तो ये एग्जिबिट करते हैं मेटास्टैसिस को, मतलब एक ऐसा मैलिग्नेंट ट्यूमर जो डेवलप हुआ है, इस ट्यूमर के जब भी सेल्स शेड ऑफ होंगे, जब भी सेल्स जो है ना वहां पर टुकड़ों के फॉर्म में निकलते हैं फ्रॉम दिस ट्यूमर, वो ब्लड में एंटर करते हैं और ब्लड स्ट्रीम से वो अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स या पार्ट्स तक पहुंचते हैं, जहां पर भी वो जाकर लॉज हो जाते हैं, जहां पर भी वो जाकर टिक जाते हैं, वहां पर नया ट्यूमर कॉज कर देते हैं। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बेसिकली आर द कॉज ऑफ बेसिक कैंसर, ठीक है, क्योंकि वो कैंसर की प्रॉपर्टी ही होती है स्प्रेड करने की, जो कि सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की पोजेस करते हैं, इसीलिए दे आर कैंसरस। इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है ना मेटास्टैसिस की, इसमें क्या होता है,
कैंसरस सेल्स जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अलग अलग डिफरेंट बॉडी लोकेशन पे जाके लॉन्च करेंगे और वहां पर नया ट्यूमर कॉज करेंगे. दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, जो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की ही प्रॉपर्टी है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इनका जो रेट ऑफ डिवीजन है, जैसे कि यहाँ लिखा भी है, दे रैपिडली ग्रो, तो याद रखिएगा इनका डिवीजन रेट भी फास्ट है. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है दोनों ही ट्यूमर्स के बारे में. फाइन, चलिए अब और इंफॉर्मेशन जान लेते हैं भाई. कॉजेज ऑफ कैंसर देख लेते हैं कि भाई कैंसर जो है वो कॉज कैसे होता है. उससे पहले एक टर्म से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, एंड द टर्म इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी. अब मेरे पास स्पेस कम है तो आई विल राइट इट ओवर हियर. सो ऑन्कोलॉजी क्या होती है? ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर. सो इट इज द स्टडी ऑफ कैंसर. याद रखिएगा ऑन्को वर्ड जब भी आता है इट इज ऑलवेज फॉर कैंसर, लॉजी इज ऑलवेज फॉर स्टडी, है ना. चलिए अब यहां पर आपको मैं बताने जा रहा हूं द कॉजेस फॉर कैंसर. अब कैंसर कॉज हो सकता है सेवरल एजेंट्स की वजह से. तो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को हम एक टर्म देते हैं विच इज कॉल्ड कार्सिनोजेंस, जो कि कैंसर्स को जनरेट कर सकता है, हेंस कॉल्ड कार्सिनोजेंस. ठीक है, ओके. सो यहां पर कार्सिनोजेंस को हम बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. दे कुड बी फिजिकल, दे कुड बी केमिकल्स और दे कुड बी इवन बायोलॉजिकल. ठीक है, सो आइए समझते हैं कि कैसे ये डिजीजेस या फिर ये कैंसर कॉज कर सकते हैं. फिजिकल इरिटेंट्स के फॉर्म में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां पर देयर आर रेडिएशंस. रेडिएशन मोस्टली फिजिकल जो रेडिएशंस होती हैं दे आर द मेजर कॉज ऑफ द कैंसर. जैसे कि कुछ आयनाइजिंग रेडिएशन, फॉर एग्जांपल एक्सरेज हो गई या फिर गामा रेज हो गई, या फिर कुछ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि यूवी रेज हो गई. ये डीएनए में कुछ चेंजेस कॉज कर देती हैं, म्यूटेशंस कॉज कर देती हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल जो सेल्स थे वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू कैंसरस सेल्स. तो यहां पर ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. ओके, तो मतलब क्या हुआ, फिजिकल रेडिएशंस के फॉल करने की वजह से ऑन अ नॉर्मल सेल उनके डीएनए में म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से उनमें ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. मतलब नॉर्मल सेल कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, ऐसा. राइट, सो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया. ओके, बात करते हैं कुछ केमिकल कार्सिनोजेंस की. अब जैसे आपको पता है जो टबैको स्मोकिंग है उससे निकलने वाली जो स्मोक है दैट इज अ फिजिकल इरिटेंट. वो इरिटेशन कॉज करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से जो लंग्स के सेल्स होते हैं दे proliferate at a very faster rate, जिसकी वजह से लंग्स कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, टबैको चूइंग से भी ओरल कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं, रिस्क बढ़ जाता है, राइट. तो ओरल कैंसर जो है वो अगेन केमिकल्स यानी कि टबैको चूइंग की वजह से आपको देखने को मिलेगा. इनफैक्ट फिजिकल इरिटेंट में आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं ऑफ अर्थन पॉट, जिसे कांगरी बुलाते हैं. सो जो कश्मीरीज होते हैं, नॉर्मली कश्मीर का टेम्परेचर बहुत कोल्ड रहता है, तो वहां पर एक अर्दन पॉट जो है वहां के लोग अपने या फिर जो विमेन होती है, कश्मीरी विमेन जो है वो अपने एब्डोमेन के पास बांध के रखती हैं. एक अर्दन पॉट होता है मिट्टी का घड़ा, ओके, और उसका काम होता है टू प्रोवाइड वार्मथ टू दैट पर्टिकुलर रीजन ऑफ द बॉडी. एब्डोमिनल रीजन को वो गर्माहट पहुंचाता है. बट सिंस वो कंटिन्यूअसली यहां पर एब्डोमेन से टच करता रहता है ना, तो जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे वो कंटिन्यूअसली टच करेगा वहां के सेल्स फिजिकली इरिटेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो ट्यूमर में कन्वर्ट होके कैंसर्स भी बन जाते हैं. सो वहां पर ये फिजिकल इरिटेशन की वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं. ठीक है, ओके. बात करते हैं कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स की. सो बायोलॉजिकल एजेंट्स में देयर आर सर्टेन वायरसेस जो कि ऑन्कोजेनिक है, मतलब वो कैंसर कॉजिंग वायरसेस हैं. सो देयर आर एग्जांपल्स ऑफ ऑन्कोजेनिक वायरसेस. ठीक है, जिनके पास ऑन्कोजीन्स होते हैं, मतलब ऐसे जीन्स जो कि कैंसर को एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो इनके पास वायरल ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं. तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इनके पास क्या होते हैं, वायरल ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं, वी ऑन्क. ठीक है, इनफैक्ट लेट मी टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग. हम ह्यूमन बींग्स के नॉर्मल सेल्स के अंदर भी ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर इनएक्टिवेटेड. वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, राइट. सो ह्यूमंस के अंदर, इस बात को मैं लिख दूं, नॉर्मल ह्यूमन सेल के अंदर आपको ऑन्कोजीन्स तो मिलेंगे बट दे आर गोइंग टू बी इनएक्टिवेटेड. इसलिए इनको हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स.
ठीक है, या फिर इनको सेल्यूलर और ऑन्कोजीन्स भी बुलाते हैं, सी ऑन्क भी कह सकते हो आप, राइट। और जैसे ही इन डिफरेंट रेडिएशंस या फिर डिफरेंट कार्सिनोजेंस की वजह से इन पे इफेक्ट आता है, ये जीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं इनटू ऑन्कोजीन्स, और जैसे ये एक्टिवेट होंगे तो ये ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, यानी कि नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको कॉज ऑफ कैंसर देखने को मिलता है। आई होप आपको सारे कॉजेस ऑफ कैंसर और डिफरेंट कार्सिनोजेन समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आइए अब हम स्टडी करने जा रहे हैं सर्टेन मेथड्स जिनके थ्रू हम कैंसर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और डायग्नोज भी कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज कॉल्ड हिस्टोपैथोलॉजिकल मेथड। तो यहाँ पर बच्चों जैसा कि नाम बता रहा है, हिस्टो वर्ड जब भी आता है इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द टिश्यू। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर उस सस्पेक्टेड टिश्यू को एग्जामिन करने वाले हैं जिसमें हमें लगता है कि कैंसर होने के चांसेस है या फिर वहां पर कैंसर है। ओके तो ये इन्वॉल्व करता है दो चीजों को, वन इज बायोप्सी विच इज फॉलोड बाय हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अब बायोप्सी में क्या होता है, देखो बायोप्सी में जो सस्पेक्टेड टिश्यू है ऑफ दैट ऑर्गन जिसमें कि कैंसर होने के चांस दिख रहे हैं, उसको हम एक्साइज करके यानी कि कट करके बाहर निकाल लेते हैं। सो अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द टिश्यू इज रिमूव्ड, उसके बाद उसको स्लाइस किया जाता है, कट किया जाता है इनटू थिन सेक्शंस उस टिश्यू को जिसको कि हमने एक्साइज किया है, राइट। तो सस्पेक्टेड टिश्यू को हम कट करते हैं इनटू थिन सेक्शंस, उसके बाद उसकी स्टेनिंग की जाती है यूजिंग अ डाई, एंड देन उनको लैबोरेटरी में पैथोलॉजिस्ट जो हैं एग्जामिन करते हैं। तो उनका हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, उस टिश्यू की एनालिसिस की जाती है और देखा जाता है कि वहां पर कैंसर है या नहीं है, क्या वो टिश्यू जो है वो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं या फिर अबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं या फिर अबनॉर्मल सेल डिवीजन कॉज कर रहे हैं। सो इस तरीके से बायोप्सी की टेक्निक जहां पर टिश्यू का एक्सट्रैक्शन होगा, ओके उसके बाद उसको स्टेन करके एग्जामिन किया जाएगा ओवर द माइक्रोस्कोप। तो दिस इज व्हाट वी स्टडी अंडर हिस्टोपैथोलॉजिकल मेथड। फाइन, तो ये पहला मेथड है। आइए देखते हैं द सेकंड मेथड विच इज द रेडियोग्राफी टेक्निक्स। यहाँ पर हम रेडिएशंस का इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसा कि नाम बता रहे हैं। तो कुछ रेडिएशंस का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। वन सच इज एक्सरे रेडियोग्राफी, हम यहाँ पर एक्सरे रेडियोग्राफी भी परफॉर्म कर सकते हैं। इनफैक्ट हम कंप्यूटर टोमोग्राफी भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखो आपने नॉर्मली सुना होगा लोगों को सीटी स्कैन करवाते हुए, सो वहां पर सीटी स्टैंड फॉर कंप्यूटर टोमोग्राफिक स्कैन। तो देखो यहाँ पर जो सीटी स्कैन है उसमें होता क्या है, एक पेशेंट को हर तरफ से जो भी उसका टिश्यू है ना, जो भी सस्पेक्टेड टिश्यू ऑर्गन है, उसको चारों तरफ से 360 डिग्री से एक्सरे से एक्सपोज किया जाता है और उस पर्टिकुलर ऑर्गन की इस तरीके से एक 3D इमेज बना ली जाती है और उस 3D इमेज से चेक किया जाता है कि क्या वहां पर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन वाली जो ग्रोथ यानी कि ट्यूमर देखने को मिल रहा है कि नहीं देखने को मिल रहा है, और इस तरीके से कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है यूजिंग अ कंप्यूटर टोमोग्राफी और द कंप्यूटर टोमोग्राफिक स्कैन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट टेक्निक जो कि है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और नाम ही बता रहा है MRI, आपने नॉर्मली ये भी सुना होगा लोगों को करवाते हुए। सो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आपको बताता है कि यहाँ पर भी ऑब्वियसली हम क्या करने वाले हैं, एक पेशेंट की बॉडी के चारों तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं और कुछ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन भी पास करवाते हैं जिससे कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ कैंसर विद इन द पेशेंट। फाइन, तो सर्जन रेडियोग्राफी टेक्निक्स आपके सामने दिखा दी गई हैं जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं फॉर द डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। आई होप ये भी क्लियर है। अब बढ़ते हैं लास्ट वन। लास्ट जो टेक्निक है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो कि स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट वर्क करती हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू एडमिनिस्टर प्रीफॉर्म्ड और रेडीमेड एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस। तो इमेजिन करो एक पर्सन जो है वो लग रहा है कि उसको ब्लड कैंसर है, ल्यूकीमिया है। ल्यूकीमिया इज अ टर्म गिवन फॉर द ब्लड कैंसर। सो ऐसे में अगर हम देखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा पर्सन जो है वो ब्लड कैंसर से सफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम उसकी बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक ब्लड कैंसर जो है वो बॉडी में इंजेक्ट करवाएंगे और उसकी प्रेजेंस को चेक करेंगे कि क्या वहां पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बनता है और वो हमारी बॉडी में डिटेक्ट हो जाता है यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पर्सन के पास वो स्पेसिफिक एंटीजेंस प्रेजेंट थे जिनके खिलाफ हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी डाली गई थी वो अटैच कर गई हैं। दैट मीन्स अगर वो एंटीजेंस प्रेजेंट है जो कि कैंसर स्पेसिफिक है, इसका मतलब बॉडी में कैंसर है। और इस तरीके से मॉलिक्यूलर टेक्निक्स की मदद से एंटीबॉडीज का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैंसर को डिटेक्ट और डायग्नोस कर सकते हैं। सो आई होप द वेरियस मेथड्स ऑफ द कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस इज वेरी क्लियर। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर।
4 बेसिक अप्रोचेस आपके सामने दिखाई जा रही हैं जिनका इस्तेमाल करके हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। वन इज सर्जरी, अदर वन इज कीमोथेरेपी, थर्ड वन रेडियोथेरेपी एंड द फोर्थ वन इज इम्यूनोथेरेपी। सबसे पहले बिगिन करते हैं विद सर्जरी, जो कि सबसे मोस्ट इजीएस्ट अप्रोच कह सकते हो आप। इसमें सिंपली हम क्या करने वाले हैं, जो भी कैंसरस टिश्यू है उसको कट कर दें, एक्सरसाइज करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं थ्रू सर्जरी, राइट। तो यहां पर क्या होने वाला है इस मेथड में, कैंसरस टिश्यू जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन में है उसको हम करने वाले हैं एक्साइज्ड, राइट। उसको हम कट करके और बाहर क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से सर्जरी की मदद से कैंसरस टिश्यू जो है वो रिमूव किया जा सकता है और फर्दर स्प्रेड ऑफ कैंसर को रोका जा सकता है। नेक्स्ट जो मेथड आता है दैट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। जैसे कि नाम बता रहा है, यहां पर हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके ट्रीट करेंगे कैंसर। सो यहां पर आप इस्तेमाल करते हो सर्टेन ड्रग्स जिन्हें हम बुलाते हैं कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, ठीक है। सो कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स कुछ केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इनफैक्ट आई विल टेल यू, कुछ एक एग्जांपल देने जा रहा हूं आपको एक नेचुरली फाउंड कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग का। ओके, सो यहां पर आप सभी को मैं रेफर करना चाहता हूं ऑफ एन एग्जांपल। आप सभी ने 100% श्योर हूं मैं कि आप सभी ने एक प्लांट देखा होगा जिसे हम हिंदी में बुलाते हैं सदाबहार। देखा है आप सभी ने? आई एम श्योर सभी ने देखा होगा। नहीं देखा है तो एक बार गूगल सर्च मार लो। सो रिमेंबर वन थिंग, एक प्लांट है जिसका नाम है सदाबहार, जिसे हम इंग्लिश में पेरीविंकल बुलाते हैं और साइंटिफिक नेम है उस प्लांट का विनका रोसिया। क्या बुलाते हैं? विनका रोसिया। इसी का एक सिनोनिमस भी है कैथरैंथस रोसियस, वो सेम ही है। सो विनका रोसिया, अच्छा पूरा नाम इसका इंग्लिश नेम भी लिख देता हूं, दैट इज पेरीविंकल, और हिंदी नेम इसका है सदाबहार, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्लांट से 2 एंटी कैंसरस ड्रग्स पाए जाते हैं, यानी कि नेचुरली आपको 2 एंटी कैंसर ट्रीटिंग ड्रग्स मिलते हैं। वन इज कॉल्ड विनक्रिस्टिन and the other one is called विनब्लास्टिन। सो विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन नाम के ये एंटी कैंसरस ड्रग्स यूज किए जाते हैं टू ट्रीट ल्यूकीमियास। सो दे आर यूज्ड टू ट्रीट ब्लड कैंसर जिन्हें हम बुलाते हैं ल्यूकीमियास, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। और जब भी कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है विद इन द पेशेंट्स बॉडी, कई बारी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं पेशेंट की बॉडी पे, जैसे कि बहुत ज्यादा एक्सेसिवली हेयर लॉस हो जाना और एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाना भी देखने को मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कीमोथेरेपी। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट मेथड की, विच इज रेडियोथेरेपी। तो नाम बता रहा है यहाँ पर, हम यहाँ पर कुछ रेडिएशंस को एक्सपोज करेंगे टू दैट कैंसरस टिश्यू टू किल दी अनकंट्रोलेबली डिवाइडिंग सेल्स, क्योंकि कैंसर है ही क्या? अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन, राइट, ऑफ द सेल। सो यहां पर रेडिएशंस आर यूज्ड टू किल uncontrollably dividing cells, जो कि कैंसर को रोकता है, राइट, एंड फर्दर स्प्रेड ऑफ कैंसर को भी प्रिवेंट करेगा। बात करते हैं लास्ट मेथड की, विच इज कॉल्ड इम्यूनोथेरेपी। सो यहां पर बॉडी में बच्चों हम एडमिनिस्टर करते हैं कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स को। सो यहां पर लेट मी मेंशन बायोलॉजिकली या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स आर एडेड टू द बॉडी। एग्जाम्पल के तौर पे लेट मी राइट एन एग्जाम्पल विच इज अल्फा इंटरफेरॉन्स, ठीक है। सो अल्फा इंटरफेरॉन्स जैसे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स क्या करते हैं? ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं टू गो एंड किल दी
कैंसरस टिश्यू। तो कैंसरस टिश्यू को जाके किल करने के लिए, उनके अगेंस्ट वर्क करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं दीज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, जो कि हम बाहर से बॉडी में डालते हैं। एंड वन सच एग्जांपल इज अल्फा इंटरफेरॉन्स, राइट। सो इस तरीके से इम्यूनोथेरेपी वर्क करती है, जहां पर हम इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेंगे टू वर्क अगेंस्ट दोज कैंसर सेल्स। Fine. So these were all about the treatments of cancer. So I hope cancer का जो entire topic है, जिसमें हमने सारी चीजें उसके बारे में स्टडी करी, वो आपको फुल्ली समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों, अब हम शुरू करने वाले हैं हमारे चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को, एंड दैट इज द ड्रग्स एंड द अल्कोहल अब्यूज। अब देखो बच्चों, इंडिया में पिछले कुछ सालों में, जैसा कि डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स एंड सर्वे रिपोर्ट्स बताती हैं, इंडिया में पिछले कुछ सालों में ड्रग्स और अल्कोहल का कंजम्पशन खासकर की अमंग यूथ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ये बहुत हार्मफुल है इन द लॉन्गर रन। द रीजन बीइंग, ना केवल ये इंडिविजुअल लेवल पे हार्मफुल है, बट ऑल्सो एज अ सोसाइटी एज अ होल। द रीजन बीइंग, आपको ये चीज समझनी है कि एक कंट्री जो होती है, इट इज नोन बाय देयर सिटीजन। अगर सिटीजन का जो यूथ है वही ड्रग और अल्कोहल एडिक्शन में पड़ जाता है, फंस जाता है उसके जाल में, तो ऐसे में कंट्री का जो फ्यूचर है वो थ्रेटन हो जाता है, राइट। तो ऐसे में हमें इन सेंसिटिव इश्यूज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक को भी इसीलिए इस चैप्टर में ऐड किया गया है, बिकॉज यहाँ पर जो हाईली ससेप्टेबल ऑडियंस है, जो कि इन अब्यूज में पड़ जाती है, ड्रग्स एंड अल्कोहल की एडिक्शन में पड़ जाती है, वो आप ही के एज ग्रुप में लाया करती है। सो इट इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम आपको इसको, हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम आपको इसके बारे में आपको अवेयरनेस पहुंचाएं, ओके। सो ताकि आप इन टाइप के ट्रैप्स में ना पड़ सको, ओके। सो जो बेसिक ड्रग्स जिनपे आपको देखने को मिलेगा, जहां इंडिया में जिनका सबसे ज्यादा आपको मिसयूज या फिर अब्यूज देखने को मिलता है, वो 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। वन इज कॉल्ड ओपियोइड्स, द अदर वन आर कॉल्ड कैनाबिनॉइड्स, एंड द अदर वन इज कोका अल्कलॉइड, जिन्हें हम कोकेन भी बुलाते हैं। सो वी विल ट्राई टू सी ऑल दीज ड्रग्स वन बाय वन। पहले तो इनको देखते हैं कि कैसे ये ऑब्टेन होते हैं और क्या इनके इफेक्ट्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं, हम एड्रेस करेंगे एडोलेसेंस के इश्यूज को भी, कि कैसे एडोलेसेंस एंटर करते ही जो इंडिविजुअल हैं आपकी एज के, वो इन एडिक्ट्स में पड़ जाते हैं, ओके। सो सबसे पहले बिगिन करते हैं विद द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स व्हिच आर कॉल्ड द ओपियोइड्स, जिन्हें हम ओपिएट्स भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? दूसरा नाम ओपिएट्स। अब नाम इनका ओपिएट्स इसलिए बिकॉज ये ओपियम यानी कि पॉपी प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। अब ये जो ड्रग्स होते हैं, जब बॉडी में कंज्यूम किए जाते हैं ना, तो ये बॉडी में हमारे स्पेसिफिक सिस्टम्स पे लगे रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करते हैं। तो ये बाइंड करते हैं तो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट है ऑन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, एंड दी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारा स्टमक एंड इंटेस्टाइनल वाला ट्रैक्ट है ना, जीआई ट्रैक्ट, उसमें ये जाके बाइंड करते हैं। अब वन सच एग्जांपल ऑफ एन ओपियोइड इज अ वेरी कॉमन वन व्हिच इज कॉल्ड हेरोइन, जिसे हम स्मैक भी बुलाते हैं, ओके। सो हेरोइन और स्मैक ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द प्लांट, पॉपी प्लांट, ऑब्वियसली ओपियम से ही ऑब्टेन किया जाएगा, जिसका साइंटिफिक नेम लेट मी राइट डाउन, और आप भी लिख लीजिए, दैट इज पैपावर सोमनीफेरम। सो पैपावर सोमनीफेरम नाम का ये पर्टिकुलर पॉपी प्लांट जो है, इसके लेटेक्स से ना आपको एक अल्कलॉइड निकलता हुआ नजर आता है, और उस अल्कलॉइड का नाम है मॉर्फिन, जिसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है, राइट। सो दिस इज मॉर्फिन। क्या है ये? मॉर्फिन। ये नेचुरली आपको इस पैपावर सोमनीफेरम यानी कि पॉपी प्लांट के लेटेक्स में मिलेगा, राइट। अब इस मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे, 2 आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलते हैं। अगर मैं इनके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां पर एसिटाइल ग्रुप लगा दूं, कैसे होगा? अगर मैं इसको ट्रीट कर दूं विद एसिटिक एसिड के साथ, तो आपको पता है एसिड और ये जो अल्कोहल है ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे? एसिटेट्स बनाएंगे, राइट। तो यहां पर क्या होने वाला है? एसिटाइल ग्रुप्स का रिप्लेसमेंट होगा। तो मैं अगर यहां पर H हटा दूं और यहां पर इस तरीके से 2 एसिटाइल ग्रुप लगा दूं, यहां पर भी, और तो आपने क्या देखा? यहां पर 2 एसिटाइल ग्रुप्स ऐड हो गए टू मॉर्फिन, और इसीलिए इसको हम बुलाएंगे डाई एसिटाइल मॉर्फिन। तो मॉर्फिन में जब 2 एसिटाइल ग्रुप लग जाते हैं, उसे हम डाई एसिटाइल मॉर्फिन या फिर हेरोइन और स्मैक बुला देते हैं। तो मॉर्फिन क्या हुआ? वो एक नेचुरली ऑब्टेन्ड अल्कलॉइड था, बट हम उसका एसिटाइलेशन करवाते हैं, डाई एसिटाइलेशन, और बना लेते हैं द ड्रग कॉल्ड हेरोइन और स्मैक। सो केमिकली हेरोइन और स्मैक इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन,
जो कि एक वाइट कलर का ओडरलेस यानी कि विदाउट स्मेल करने वाला एक बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। ये बात याद रखिएगा। ऑब्वियसली लेटेक्स से ऑब्टेन हो रहा है तो कलर तो व्हाइट ही होगा ना, बिकॉज लेटेक्स इज व्हाइटिश मिल्की फ्लूइड, राइट? ओके, ओडरलेस है, कोई स्मेल नहीं है, बिटर है, ओके, और क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, ये याद रखिएगा, क्रिस्टल्स में मिलेगा आपको ये। अब बात करते हैं इसके कंजम्पशन की। तो ये कंज्यूम कैसे होता है बच्चों, याद रखिएगा, इट इज टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। तो इसको बॉडी में डायरेक्टली इंजेक्ट भी किया जा सकता है या फिर स्नॉट भी किया जा सकता है। स्नॉटिंग कुछ इस तरीके से होता है, राइट, जहां पर एक नॉस्ट्रल को बंद करके दूसरी नॉस्ट्रल से बहुत स्ट्रांगली इनहेल किया जाता है। सो इस तरीके से ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है स्नॉटिंग की भी। सो इस तरीके से हेरोइन और स्मैक को कंज्यूम करते हैं। एंड इसके अगर हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में आपको बताऊं कि इसका क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है ऑन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग जो कि इसको कंज्यूम कर रहा है। सो बेसिकली ये एक डिप्रेसेंट है, ये बॉडी को डिप्रेस करता है, बॉडी फंक्शनिंग को स्लो डाउन कर देता है। तो इट इज अ डिप्रेसेंट, यानी कि मूड को ये डिप्रेस कर देगा, ओके, एंड बॉडी की फंक्शनिंग को स्लो डाउन कर देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एन ओपियोइड, जिसमें एग्जांपल हमने लिया था हेरोइन का। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स ऑब्टेन होता है फ्रॉम द प्लांट कॉल्ड कैनबिस सटाइवा, ओके, जिसे हम हेम्प भी बुलाते हैं। सो ऑब्टेन फ्रॉम कैनबिस सटाइवा। फाइन, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। पहली चीज तो इसके रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होते हैं इस ड्रग के। सो कैनाबिनॉइड जो है वो स्पेसिफिकली जाके ब्रेन के रिसेप्टर्स पे इंटरैक्ट करता है, बाइंड करता है, इंटरैक्शन शो करता है, ओके। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये नेचुरली ऑब्टेन होता है फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द कैनबिस सटाइवा। तो कैनबिस सटाइवा प्लांट की जो इनफ्लोरेसेंस है ना, जो इनफ्लोरेसेंस आपको यहां देखने को मिल रही है, उनसे इसका इस्तेमाल करके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स मिलते हैं। सो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो फ्लावर टॉप्स हैं, लीव्स हैं और रेजन्स हैं इस पर्टिकुलर प्लांट की, उनको अलग अलग कॉम्बिनेशंस में इस्तेमाल करके बनाए जा सकती हैं कुछ इस तरीके की चीजें, जैसे कि मारिजुआना या फिर हशीश, चरस, गांजा, ऑल दीज थिंग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस कैनबिस सटाइवा। उनके इनफ्लोरेसेंस में अलग अलग कॉम्बिनेशन में हम फ्लावर टॉप्स, लीव्स और रेजन्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओके। अब कुछ इंफॉर्मेशन बाद मैं आपको बता दूं इसको भी कैसे कंज्यूम करते हैं। तो इसका पहला तरीका है बाय इनहेलेशन। तो बहुत सारे देखा आपने लोगों को देखा होगा इस तरीके से वो गांजा को किस तरीके से इनहेल करते हैं। तो वन इज दिस कंडीशन, द अदर वन इज ओरल इंजेक्शन, कुछ इस तरीके की बॉल्स बना के, है ना, दे ऑल्सो काइंड ऑफ ईट इट। सो इस तरीके से आप देखोगे इनका कंजम्पशन होता है। देन ये इसका मेन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ऑन अवर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उस पर ये ज्यादातर इफेक्ट डालता है। सो दिस इज इट्स मेन फंक्शन। फाइन, चलिए कैनाबिनॉइड्स के बाद वी मूव ऑन टू कोका एल्कलॉइड्स। अब कोका एल्कलॉइड्स के बारे में अगर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊं, पहली चीज उनके कुछ और नाम है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसको हम कोकेन भी बुलाते हैं, ठीक है। कोकेन के अलावा इसको हम लोग क्रैक भी बुलाते हैं, ओके, और इसको हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, दैट इज कोक। इस पर्टिकुलर ड्रग को ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इरेथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। सो ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम इरेथ्रोजाइलम कोका, जो कि नेटिव है ऑफ साउथ अमेरिका। सो ये कहां का नेटिव है? दिस प्लांट इज नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका, यानी कि वो नेचुरली वहां पर पाया जाता है साउथ अमेरिका में, ठीक है। अब इसकी फंक्शनिंग कैसे है, ये बॉडी में कैसे अफेक्ट करता है? ये इंटरफेयर करता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच इज कॉल्ड डोपामीन। डोपामीन याद है आप सभी को? सो बॉडी में एक आपको न्यूरोट्रांसमीटर मिलता है, दिस इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर कॉल्ड डोपामीन, जिसके ट्रांसपोर्ट में ये इंटरफेयर करता है। कैसे करता है देखो, आपको यहाँ इस फिगर में देखने को मिल रहा होगा, आपको एक साइनेप्टिक नॉब दिखाई जा रही है, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन दिखाई जा रही है, जहां पर देखो डोपामीन के जो रिसेप्टर्स हैं उन पे जाके कोकेन बाइंड कर गया। तो कोकेन जो है वो उन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड कर जाता है जहां पे डोपामीन को बाइंड करना था, राइट। तो इस तरीके से ये अफेक्ट डालता है फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी में, राइट,
ओके, बात करते हैं इनके कुछ और बारे में, जैसे कि कोकेन और कोक या फिर इसको क्रैक भी बुलाते हैं, इनको यूजुअली स्नॉट किया जाता है, जैसे मैंने बताया था ना, एक नॉस्ट्रल बंद करके दूसरे नॉस्ट्रल से उसको इनहेल करना। नेक्स्ट, इसकी जो इफेक्ट है वो बॉडी में कैसे है? इट हैज स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम को ना स्टिमुलेट कर देता है। अब नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा तो क्या होगा? नर्वस सिस्टम जैसे ही स्टिमुलेट होता है, इट कॉजेज अ सेंस ऑफ यूफोरिया। अब यूफोरिया इज अ स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस, एक अजीब सी खुशी होना, राइट, एक्साइटमेंट होना, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाना, वो सभी चीजें यूफोरिया में आती हैं। एंड इट ऑल्सो कॉजेज इंक्रीज्ड एनर्जी, एनर्जी भी बढ़ा देता है। तो अचानक से खुशी, एक्साइटमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा पर्सन के अंदर जो कि कंज्यूम कर रहा है इस ड्रग को। एंड एक्सेसिव डोज अगर इस पर्टिकुलर चीज की देखी जाए, मतलब कोका एल्कोलॉइड्स को अगर एक्सेसिवली यूज किया जाए, इट इवन कॉजेज हैलुसिनेशंस। हैलुसिनेशंस मतलब होता है कुछ इल्यूजरी परसेप्शंस होना, मतलब भ्रम पैदा होना, तो ऐसी चीजें दिखाई या फिर सुनाई देना जो कि हो भी नहीं रही हैं। तो यहां पर हैलुसिनेशन मतलब होता है इल्यूजरी परसेप्शंस का होना। तो आपको कुछ ऐसी चीजें सुनाई, दिखाई या फिर फील होने लगेंगी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। सो दीज आर ऑल द इल इफेक्ट्स ऑफ दिस कोका एल्कोलॉइड। सो आई होप आपको डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स तो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसी भी हेलोसिजेनिक ड्रग्स हैं जो आपको कुछ प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि एट्रोपा बेलाडोना और दतूरा से। दतूरा स्ट्रोमोनियम आप सभी ने देखा होगा, एट्रोपा भी देखा होगा। सो एट्रोपा, दतूरा, इनसे भी आपको जो भी ड्रग्स ऑब्टेन होते हैं वो उनके पास हेलोसिजेनिक आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगी, मतलब वो भी भ्रम पैदा कर सकती हैं, ठीक है, इल्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं एज मेडिसिन, मतलब कुछ ड्रग्स का जो कि नेचुरली मिलते हैं उनको मेडिसिन की तरह इस्तेमाल भी किया जाता है टू हेल्प पीपल विथ मेंटल इलनेस। तो कुछ लोगों को जब मेंटल इलनेस हो जाती है तो उनको ट्रीट करने के लिए भी कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल मेडिसिन के तौर पे किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसे ड्रग्स हैं दैट इज बार्बिचुरेट्स, जो कि स्लीपिंग पिल्स की तरह एक्ट करते हैं। फिर वी हैव एम्फेटामिन्स। तो एम्फेटामिन्स जो है वो आप कह सकते हो एंटी स्लीपिंग पिल्स है। ओके, तो ये एंटी स्लीपिंग कॉज, मतलब स्लीप नहीं करने देती हैं। नेक्स्ट वी हैव इज बेंजोडाइजेपिन्स, जो कि एंटी एंजाइटी पिल्स होती हैं। तो इस तरीके की ये जो ड्रग्स हैं ये फिर मेंटल इलनेस को, जैसे कि मेंटल इलनेस में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि इंसान को अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा हो, राइट, तो डिप्रेशन को ये ठीक कर सकते हैं। या कि ऐसा कोई पर्सन जो कि डिप्रेशन के साथ साथ आप कह सकते हो इंसोम्निया से सफर कर रहा हो। इंसोम्निया मतलब क्या होता है? नींद ना आने की बीमारी, राइट। सो इन सभी मेंटल इलनेस को क्योर करने के लिए बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। सो इस तरीके से वेरियस ड्रग्स एंड अल्कोहल का अब्यूज आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट मॉर्फिन। मॉर्फिन याद है? वही अल्कोलॉइड जो कि ओपियम प्लांट के लेटेक्स से मिलता था। यस, बस मॉर्फिन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट यूज मैं आपको बताना चाहता हूँ। मॉर्फिन जो है बहुत ही इफेक्टिव सेडेटिव है। सेडेटिव मतलब एक स्लीपिंग कॉज करने वाला एक केमिकल कंपाउंड है, राइट। तो ये आपको नींद अच्छी दिला सकता है, स्लीपिंग पिल की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा पेन किलर है। पेन किलर बोले तो एनाल्जेसिक की कैटेगरी में, मेडिकल टर्म जो हम पेन किलर के लिए इस्तेमाल करते हैं दैट इज एनाल्जेसिक्स। तो ये एक बहुत अच्छा एनाल्जेसिक और सेडेटिव है, राइट। और इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पेन किलर इफेक्ट डालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इन द पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। तो सर्जरी अंडरगॉन करने वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें मॉर्फिन को एडमिनिस्टर करके पेन रिलीफ किया जा सकता है टेम्परेरीली, राइट। सो इस तरीके से मॉर्फिन का भी आपको यूज देखने को मिलेगा, बट सैडली इनका हम लोग डायसिटाइलेशन करके इनका अब्यूज करते हैं एज हेरोइन और स्मैक। तो बच्चों, आइए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज टोबैको एडिक्शन। टोबैको, आप सभी ने इसका कंजम्पशन अपने आसपास जरूर देखा है, सभी एज ग्रुप के लोगों में देखा भी है, राइट। सो टोबैको के बारे में पहली चीज बता दूं, ये आपको ऑब्टेन्ड मिलता है फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड निकोशियाना टोबैकम। सो निकोशियाना टोबैकम इज अ प्लांट जिससे टोबैको मिलता है। अब इसका कंजम्पशन होता कैसा है, तो देखिए, इट इज ईदर स्मोक्ड, इसको स्मोक किया जाता है, राइट, या फिर चू किया जाता है। इवन इट इज यूज्ड एज अ स्नफ, मतलब इसका पाउडर फॉर्म जो है वो इनहेल किया जाता है। एंड याद रखिएगा, इसमें आपको एक एल्कोलॉइड मिलता है विच इज कॉल्ड निकोटीन। ओके, सो निकोटीन नाम का एल्कोलॉइड यहां पर प्रेजेंट होता है। नाउ इसका क्या इफेक्ट है ऑन द बॉडी? सो याद रखिए, जो टोबैको है वो आपके एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है,
इसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट है ऑन द एड्रिनल ग्लैंड, जिसकी वजह से जब एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट होगा तो वो रिलीज करेगा एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन को इन द ब्लड स्ट्रीम, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है और हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है। सो इसीलिए आपको कुछ स्टिमुलेटरी जो इफेक्ट देखने को मिलते हैं उन लोगों में जो कि टोबैको कंजम्पशन करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट ऑफ दिस निकोटीन ऑन द एड्रिनल ग्लैंड, राइट। सो एड्रिनल ग्लैंड यहाँ स्टिमुलेट होके एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन को प्रोड्यूस करेगी, ब्रिंगिंग अबाउट एलिवेशन इन द ब्लड प्रेशर एंड द हार्ट रेट। बात करते हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट की। यू नो वेरी वेल, इट इज अ वेरी बिग कॉज ऑफ ओरल कैंसर। ओरल कैंसर, माउथ कैंसर आप सभी ने देखा हुआ है। इनफैक्ट इन सभी टाइप के जो भी टोबैको के पैकेट्स होते हैं उन पे हमेशा देयर इज अ स्टैट्यूटरी वार्निंग, बट sadly people ignore such warnings. So this was all about tobacco addiction. Now we'll move on to the cigarette smoking. बच्चों, सिगरेट स्मोकिंग इज येट अनदर वेरी कॉमन इशू प्रेवलेंट अमंग द यूथ। बहुत सारी यूथ में सिगरेट स्मोकिंग का आपको यहाँ पर कंजम्पशन देखने को मिलता है। सो देखिए, यहाँ पर स्मोकिंग जो है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, उसका एक हार्मफुल इफेक्ट है दैट इट पेव्स वे टू हार्ड ड्रग्स। यानी कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं दे आर मोर प्रोन टू टेकिंग हार्ड ड्रग्स, ये बात याद रखिएगा। और स्मोकिंग की बॉडी पे क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, आइए देखते हैं। तो ये बेसिकली बॉडी में कुछ चीजों को इंक्रीज कर देता है, इसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट है। लेट्स सी व्हाट। पहली चीज तो ये कैंसर्स के होने के चांसेस बढ़ा देता है। कौन कौन सी कैंसर्स? ऑब्वियसली स्मोक करते टाइम आपके लंग्स के टिश्यूज जो हैं वो इरिटेट होंगे, तो लंग कैंसर होने के चांसेस हैं, थ्रोट कैंसर होने के चांसेस हैं, और साथ ही साथ चांसेस हैं कि यूरिनरी ब्लैडर के भी यहाँ पर कैंसर मिले। फॉलोड बाय ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स एंड द ब्रोंकाई भी देखने को मिलता है, राइट। एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा आप सभी को याद होगा, बहुत कॉमन था अमंग सिगरेट स्मोकर्स। क्या होता था आपको पता ही है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो स्मोक है उसकी वजह से एल्वियोलर सैक की जो इनर वॉल्स होती हैं वो डिसॉल्व कर जाती हैं, फ्यूज कर जाती हैं अमंग वन अनदर, फॉर्मिंग अ लार्ज एल्वियोलर सैक, जिसकी वजह से क्या होगा, यस, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो अफेक्ट हो जाता है। तो प्रॉपरली डिफ्यूजन ऑफ गैसेस नहीं आकर करेगा एट द एल्वियोलर लेवल। देन उसके बाद कोरोनरी हार्ट डिसीज। कोरोनरी हार्ट डिसीजेस बढ़ा देता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस जो होती है ना उनकी चांसेस बढ़ा देता है। एंड लास्टली गैस्ट्रिक अल्सर्स जैसी कंडीशन कॉज कर देता है, एंड इवन मोर सच सीवियर कंडीशन कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, राइट। ओके, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट सिगरेट स्मोकिंग इज ये बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड के कंटेंट को बढ़ा देता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे आया भाई? आप सभी को पता है कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से बनता है। सो सिगरेट स्मोकिंग के टाइम पर इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से रिलीज होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में एंटर कैसे करेगी? बाय इनहेलिंग इट। जब हम इनहेल करेंगे तो वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए लंग्स तक जाएगा, लंग्स से डिफ्यूज होकर हमारे ब्लड में आ जाएगा। यू नो वेरी वेल, एल्वियोलाई पे एक्सचेंज होता है ना गैसेस का, तो ब्लड में ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंटर करेगी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ब्लड में प्रेजेंट आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन जो हमारी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ना उससे बहुत टाइटली बाइंड कर जाती है। द रीजन बीइंग कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा होती है। तो हीमोग्लोबिन को अगर चॉइस दी जाए ना कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में से बाइंड करो, तो हीमोग्लोबिन सबसे पहले जाके कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करेगा, बिकॉज उनके बीच में एफिनिटी जो अफेक्शन है वो ज्यादा है, ठीक है। सो इसीलिए क्या होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट जब ब्लड में बढ़ेगा तो उसकी वजह से आपको हीम बाउंड ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में घटता हुआ नजर आएगा, रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड हैं बाय व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को चांस ही नहीं मिलेगा टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ही तो कैरी करके ऑक्सीजन को लेके जाता था ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, बट ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन से बाइंड ही नहीं कर पा रहा। सो देयर इज गोइंग टू बी रिडक्शन इन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन विच इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड इसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। सो दीज आर दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, बट स्टिल अ पर्सन हु बाइज अ सिगरेट पैकेट उसमें स्टैट्यूटरी वार्निंग दी होती है, बट स्टिल द पर्सन इग्नोर्स इट। इवन चाहे यूथ हो चाहे एडल्ट्स हो, दे ऑल काइंड ऑफ बेसिकली इग्नोर दिस वार्निंग्स, और उन सभी को पता है इनके हार्मफुल इफेक्ट है इन द लॉन्गर रन, बट स्टिल इट हैपेंस। सो इसीलिए कोई भी टाइप का एडिक्शन क्यों ना हो, चाहे टोबैको एडिक्शन हो, टोबैको चूइंग का या सिगरेट स्मोकिंग का, ऑल दीज कैन ओनली बी गेट रिडन ऑफ बाय मेडिकल सपोर्ट। मेडिकल सपोर्ट एंड प्रॉपर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू गेट रिड ऑफ दीज एडिक्शंस लाइक cigarette smoking and tobacco chewing. So I hope the concept about the cigarette smoking and its
हार्मफुल और इल इफेक्ट इज वेरी क्लियर। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा आज का सेशन, जो कि था बेस्ड ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आई होप आज के सेशन में सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियरली समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।